हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं द लास्ट किंगडम के 3rd एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई नो बहुत टाइम हो गया है, मैंने शायद 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम ले लिया इस वीडियो को अपलोड करने में। तो एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न था। मैं जो भी वीडियोस अपने शूट करती हूँ या रिकॉर्ड करती हूँ और जो एडिट करती हूँ अपने फ़ोन से करती थी, और मेरा फ़ोन जो है ना वो लास्ट मंथ चोरी हो गया। तो एक्चुअली मैं शॉपिंग के लिए गई थी और मेरे बैग से किसी ने मेरा फ़ोन निकाल लिया था। तो मेरे पास था iPhone 13 Pro, जिससे कि मैं सब कुछ अपना किया करती थी। मेरा ना एक्चुअली 2 और चैनल है इसके अलावा, मतलब मैं ऐसे ही थोड़ा सा अपना ब्लॉगिंग वगैरह भी करती हूँ। तो अब सब कुछ उसी से होता था, लेकिन जैसे ही मेरा फ़ोन चोरी हो गया ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो गया था। और मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी ना कि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। और मैंने ना सोचा था कि मैं छोड़ दूँगी, अब मुझे करना ही नहीं है ये सब। तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, अपने दूसरे चैनल पे भी कुछ डालना छोड़ दिया था। तो और इससे भी बुरी बात ये थी कि मैंने ना, सच में आप लोग शायद बिलीव ना करो, लेकिन द लास्ट किंगडम और द विचर, इन दोनों के मैंने एक एपिसोड पूरे करके रखे हुए थे। और उस टाइम पे रक्षाबंधन एंड ऑल ये सब चीज़ें चल रही थी, उस जस्ट क्रॉस किया था। तो फिर क्या हुआ कि मेरा मूड और ऑफ हो गया। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं रिपीट उसी काम को फिर से करूं, जो मैंने मेहनत से सब कुछ कर लिया था। फिर से उसी चीज़ को रिपीट करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत, मतलब मेरे लिए तो हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर से जब मैंने आप लोगों के मैसेजेस देखे और एक वीडियो में व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हुए थे ना, तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। और फिर मैंने बोला कि नहीं, फिर से करते हैं, लोग वेट कर रहे हैं अगर मेरे वीडियो का, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कम बैक करते हैं। और तो यही था रीज़न जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही थी। लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ मेरे मिलेंगे। तो चलिए, बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं और आते हैं अपने वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में आर्थर अपनी सेना के साथ युद्ध से वापस लौटता है। युद्ध तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन इतना बताया गया है कि वो वाइकिंग से युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में उनका राजा बुरी तरह से घायल हो जाता है और शायद बचने की भी उम्मीद अब नहीं है। फादर बेओका कुछ खाने की चीज़ें लेकर ऊथरेड और ब्रीडा के पास पहुंचते हैं। उन्हें जेल में बंद कर रखा गया है और कई दिनों से खाना भी नहीं दिया गया है। खाना देखकर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। फादर ऊथरेड को बताते हैं कि आर्थर और वेसेक्स की युद्ध में जीत हुई है और वाइकिंग्स हार गए हैं। ये बात ब्रीडा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो वाइकिंग्स की तरफ से थी। ऊथरेड भी इस खबर से खुश नहीं है। उसने अल्फ्रेड की मदद की थी और बदले में अल्फ्रेड ने उसे जेल में बंद कर दिया था। लेकिन फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हारे मदद की वजह से ही आज अल्फ्रेड को ये जीत मिली है, तो इसका फायदा तुम्हें भविष्य में जरूर होगा। लेकिन ब्रीडा इस बात से और ज्यादा नाराज होती है और वो खाने का सारा सामान फेंक देती है और फादर बेओका को बहुत कुछ भला बुरा भी सुनाती है। अल्फ्रेड युद्ध से वापस लौटा है और उसके शरीर पर काफ़ी चोटें हैं, जिसे उसका सेवक जो है मरहम पट्टी कर रहा है। तभी उस कमरे में उसकी बीवी एल्सविथ पहुंचती है। वैसे अब तक इस कैरेक्टर का कोई भी नेगेटिव साइड हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। हो सकता है ये इस एक्टर की इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल हो। एनीवेज, कहानी पर वापस लौटते हैं। एल्सविथ वहां आती है और उस सेवक को कमरे से जाने को कहती है और वो राजा की मरहम पट्टी खुद ही करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहां फादर बेओका पहुंच जाते हैं। फादर बेओका को अल्फ्रेड से बात करनी होती है ब्रीडा और ऊथरेड के रिहाई के बारे में, लेकिन एल्सविथ को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो फादर को वहां से जाने के लिए कहती है। ये कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा, इसका नाम है एथेलवर्ल्ड, राजा एथेलरेड का बेटा। कहने को तो ये उत्तराधिकारी है वेसेक्स का, लेकिन इसकी हरकतें और शराब पीने की लत की वजह से भविष्य में राजा बनने की गुंजाइश बहुत कम है। एथेलवर्ल्ड ओडा के पुत्र यंग ओडा के साथ बैठा होता है। ओडा एथेलवर्ल्ड को समझाता है कि दरबार में कोई भी सदस्य आपको उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखता है। ऐसे में अगर आप अपने पिता के बाद राजा बनना चाहते हैं तो आपके पिता अभी अपने डेथ बेड पे हैं। इस समय अगर आप उनसे ये बात कहलवा लो कि उनके बाद आपको ही यानी एथेलवर्ल्ड को राजा बनाया जाए, उनके द्वारा कही गई आखिरी बात को काटने की हिम्मत किसी की भी नहीं होगी। ओडा के इस एडवाइस से एथेलवर्ल्ड बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मैं जब राजा बनूंगा तो आपको ज़रूर याद रखूंगा। अगले दिन सुबह एथेलवर्ल्ड की आंख एक सुअर के बाड़े में खुलती है। वह रात में वैश्याओं के पास आया होता है और शराब के नशे में
वहीं सुअर के बाड़े में सो गया होता है। सुबह उसकी आँख खुलती है और वो जल्दी से वहाँ से निकलता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो उसी हालत में महल पहुँचता है। वो अपने पिता के कमरे में पहुंचता है, लेकिन बाहर खड़े सोल्जर्स उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। ये उन्हें धमकी भी देता है, लेकिन वो लोग उसको अंदर फिर भी नहीं जाने देते हैं। तभी अंदर से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से आर्थर बाहर आता है। आर्थर बताता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है और तुम्हें पूरे महल में ढूंढा गया, लेकिन तुम कहीं भी मिले नहीं। इतना कहकर आर्थर वहाँ से चला जाता है। अंदर राजा के बॉडी के पास दरबारी सदस्य मौजूद होते हैं और वहाँ एथेलवल्ड कहता है कि मुझे मेरे पिता ने मरने से पहले राजा बनने का वादा किया था, लेकिन वहाँ मौजूद सारे लोग इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले मरने से पहले राजा ने सभी से ये वादा लिया है कि मेरे बाद मेरे छोटे भाई आर्थर को ही वेसेक्स का किंग बनाया जाए। एथेलवल्ड में एक उत्तराधिकारी वाला कोई भी गुण नहीं था, एक राजा बनने वाला कोई भी गुण नहीं था, और साथ ही वो इतना कमज़ोर भी था कि वो दरबारियों से लड़ने की और अपनी बात रखने तक की हिम्मत नहीं थी। ये सब कहते हुए वो इतना डरा हुआ था, इतना काँप रहा था कि वैसे भी कोई उसकी बात नहीं सुनता। आर्थर ऊथरेड और ब्रीडा से मिलकर उन्हें थैंक यू कहता है, क्योंकि उनके मदद की वजह से ही उन्होंने युद्ध जीता था। लेकिन ऊथरेड को बस थैंक यू नहीं चाहिए, अपनी मदद के बदले वो आर्थर से एल्डरमैन की उपाधि मांगता है। लेकिन आर्थर उसके इस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करता है, क्योंकि उसका कहना है कि ऊथरेड के पास में अपनी कोई प्रॉपर्टी या लैंड नहीं है, इसलिए उसे एल्डरमैन की उपाधि नहीं दी जा सकती है। और उसके बाद आर्थर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसके पास दूसरे और भी इम्पॉर्टेंट काम हैं। ये लड़की महल की एक दासी है और आर्थर के लिए उसका नाश्ता लेकर जा रही होती है। तभी एथेलवल्ड उसका रास्ता रोक लेता है और जब उसे ये पता चलता है कि ये नाश्ता आर्थर के लिए है तो उसके अंदर एक बदले की भावना, गुस्सा आता है। लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि अपना विरोध खुलकर नहीं जता सकता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आकर उसके दूध में थूक देता है और फिर दासी से कहता है कि ये बात आर्थर को पता नहीं चलनी चाहिए। दासी कुछ नहीं कहती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ से उसके हटते ही कोई एथेलवल्ड पर अटैक करता है और उसे बोरे में बांध कर वहाँ से ले जाता है। ये काम ओडा और एक सोल्जर का होता है। वो एथेलवल्ड को पकड़कर एक बाड़े में लेकर आते हैं। एक्चुअली एथेलवल्ड ने दरबारियों के सामने जो कुछ भी कहा था अपने राजा बनने को लेकर, ये सब कुछ उसी का परिणाम था। दोनों एथेलवल्ड को धमकाते हैं कि आगे से ये ख्याल उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका सर काट दिया जाएगा। आर्थर ओडा के बेटे यंग ओडा को संदेशवाहक बनकर गुथरुम के पास जाने के लिए कहता है। वो गुथरुम से संधि करना चाहता है। महल की ये दासी जो आर्थर के लिए उसका नाश्ता लेकर आई थी, वो आर्थर को कुछ स्पेशल सर्विसेज भी देती है। ये लोग दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि वहाँ फादर बेवका पहुँच जाते हैं। मुझे सीज़न की शुरुआत से ही ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किंग आर्थर जब भी किसी के साथ होते हैं, फादर बेवका वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं। अगली बार से आर्थर को अपने कमरे की कुंडली तो लगा ही लेनी चाहिए। एनीवेज कहानी पर आते हैं। फादर के वहाँ आ जाने से दासी वहाँ से जाने लगती है। वो आर्थर से कहती है कि ये दूध खट्टा हो चुका है, यानी ख़राब हो चुका है। वैसे ये वही दूध है जिसमें एथेलवल्ड ने थूका था, यानी कि दासी उसका नाम भी नहीं लेती है और राजा को वो दूध भी नहीं देती है। स्मार्ट है काफ़ी। राजा की शोक में प्रेयर रखी गई है और फादर आर्थर को वहीं चलने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर बहुत परेशान है। वो फादर से कहता है कि मैं दूध और एप्पल खा के थक चुका हूँ, मैं एक वॉर सर्वाइवर हूँ और मुझे मीट चाहिए। लेकिन यहाँ फादर कहते हैं कि हम प्रेयर करके स्ट्रेंथ पाएंगे, बट हमें मीट की नीड नहीं है। फादर की बात मानकर आर्थर अपने भाई को आखिरी अलविदा कहता है। आर्थर के कहे अनुसार ओडा का बेटा यंग ओडा संदेशवाहक बनकर राजा का संदेश लेकर गुथरुम के पास पहुंचता है। वो उसे संधि के लिए इनवाइट करता है, जैसा कि आर्थर ने उसे समझाया था। लेकिन गुथरुम का ध्यान ओडा के संदेश से ज़्यादा उसके घोड़े पर था। वो उसके घोड़े को कॉन्टिन्यूअस घूर रहा था। फिर वह उसे यानी ओडा को घोड़े से उतरने के लिए कहता है और उसका घोड़ा छीन लेता है। ब्रीडा जब से वेसेक्स आई है तब से वो काफ़ी परेशान है। वो चाहती है कि ऊथरेड उसकी बात मानकर उसके साथ आयरलैंड यंग रैगनर के पास चले,
लेकिन ऊथरेड को अपनी एल्डरमैन की उपाधि वापस चाहिए, अपना ज़मीन वापस चाहिए। ब्रीडा जहरीले मशरूम से कुछ काढ़ा काइंड ऑफ चीज़ बनाती है। आई थिंक ये नशा करने के लिए होता होगा, जिसका मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कुछ मशरूम का काढ़ा बनाती है, उसे पी लेती है और उसके बाद उसे नशा हो जाता है और वो फिर सपने देखती है, उसे कुछ विज़न्स आते हैं और ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो विज़न्स आते हैं ये भविष्य में सच हो जाएगा। तो ब्रीडा अपने सपने में सबसे पहले समंदर देखती है जिसके अंदर एक नाव है, उस नाव में बहुत सारे वाइकिंग्स है, उसमें खुद ब्रीडा है और उसके साथ में यंग रैगनर है, लेकिन वो अपने साथ ऊथरेड को नहीं देखती है। आर्थर ऊथरेड को अपने पास बुलाता है और उसे सोल्जर का जो पोशाक होता है वो एज अ ऑनर एक गिफ्ट की तरह भी उसे देता है और साथ ही वो ओडा से कहता है कि वो ऊथरेड से माफ़ी मांगे। एक्चुअली पिछले एपिसोड में ओडा ने ऊथरेड के साथ बदतमीज़ी की थी, तो अब यहाँ पर ओडा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना चाहते हुए भी वह माफ़ी मांगता है ऊथरेड से और वहाँ से चला जाता है। ओडा के वहाँ से चले जाने के बाद ऊथरेड आर्थर से पूछता है कि ये पोशाक, सैनिक का पोशाक देने के पीछे असल कारण क्या है। तो यहाँ आर्थर ऊथरेड के सामने एक ऑफ़र रखता है। वो ऊथरेड से कहता है कि तुम 1 साल तक यहाँ वेसेक्स में इसी महल में रहोगे और हमारे सैनिकों को ट्रेन करोगे और एक तरह से ये नौकरी होगी जो 1 साल तक तुम करोगे और इसके बदले में भविष्य में मैं तुम्हें एल्डरमैन की उपाधि दिलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। ऊथरेड अपना राज्य बेबनबर्ग और एल्डरमैन की उपाधि पाने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है कि उसने बहुत आसानी से आर्थर को हाँ कह दिया। आर्थर ऊथरेड के सामने एक और ऑफ़र रखता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें एल्डरमैन की उपाधि चाहिए तो तुम्हें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी और लैंड पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि तुम इंग्लैंड की किसी भी लड़की से शादी कर लो। तुम यहाँ की लड़की से शादी करोगे तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी ज़मीन होगी उसके तुम भी मालिक हो जाओगे। लेकिन ऊथरेड आर्थर की इस ऑफ़र को बिल्कुल ही मना कर देता है। वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मशरूम वाले काढ़े के नशे के असर की वजह से ब्रीडा एक खेत में बेहोश सोई हुई है। ऊथरेड उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है और उसे पानी पिलाता है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। उसके बाद ब्रीडा जब वो बेटर फील करती है तो उसे अपने सपने के बारे में, अपने विजन्स के बारे में बताती है। ब्रीडा उसे समझाती है और उसे कहती है कि ये एक साइन है और हमें यंग रैगनर के पास चले जाना चाहिए, वेसेक्स छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऊथरेड उसे बताता है अपने वादे के बारे में जो कि उसने आर्थर से किया हुआ है कि वो 1 साल तक आर्थर को यहाँ वेसेक्स में सर्व करेगा। ब्रीडा को ऊथरेड की ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। वो वहाँ से उठती है और चली जाती है। अगले दिन आर्थर का पूरे राज्य के सामने रीति रिवाज के साथ में राज्याभिषेक कर दिया जाता है और फाइनली आर्थर किंग आर्थर बन जाता है। किंग आर्थर वाइकिंग्स के साथ संधि करने के लिए तैयार है। वो अपने साथ सारे इम्पॉर्टेंट लोगों को लेकर गया है और साथ ही वो ऊथरेड को भी लेकर गया है। ऊथरेड वाइकिंग्स का सही डिस्क्रिप्शन किंग आर्थर को दे सके इसलिए वो साथ गया हुआ है। सामने से वाइकिंग्स घोड़े पर आ रहे हैं और ये लोग टेंट में उनका वेट कर रहे हैं। अबा और गुथरुम के बारे में ऊथरेड आर्थर को बताता है। अबा जो कि फ़िलहाल नॉर्थ में था वो भी इस संधि के लिए वेसेक्स आया हुआ है। गुथरुम के बारे में ऊथरेड बताता है कि उसके बालों में जो हड्डी लटकी हुई है वो उसकी माँ की रिब्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था। एनीवेज़ ये लोग पहुँचते हैं टेंट के अंदर और वहाँ ऊथरेड को खड़ा देख करके अबा और गुथरुम दोनों ही थोड़ा शॉक हो जाते हैं। उनके मन में ये चल रहा है कि ऊथरेड एक ट्रेटर है, लेकिन हम जानते हैं कि वेसेक्स आने से पहले ऊथरेड अबा और गुथरुम के पास ही गया था, लेकिन इन दोनों ने ऊथरेड की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया और उल्टा उसे मारने की कोशिश की थी। एनीवेज़ इस संधि में किंग आर्थर वाइकिंग्स को ये ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें शिप दूंगा, धन दौलत पैसे भी दूंगा और तुम यहाँ से वेसेक्स से चले जाओगे और हम लोग तुम पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन वाइकिंग्स को ये संधि बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्हें वेसेक्स में लैंड चाहिए। वो उल्टा ऑफ़र आर्थर को ये देते हैं कि तुम पूरा लैंड हमें दे दो और तुम यहाँ पर राजा बनकर रह सकते हो, लेकिन बेसिकली राज हम लोग करेंगे। लेकिन आर्थर इस सौदे के लिए मना कर देता है। वो वेसेक्स के 1 इंच की ज़मीन भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है।
फिर अबा एक बहुत अजीब सा ऑफ़र किंग आर्थर को देता है। वो कहता है कि तुम ऊथरेड का सर काट कर मेरे हाथ में दे दो और हम लोग यहाँ से लौट जाएंगे। ऑब्वियसली आर्थर इस ऑफ़र के लिए तैयार नहीं है और ये संधि नहीं हो पाती है, और बातचीत के एंड में अबा उन सभी को बहुत सारी धमकियाँ देता है और इस तरह से संधि का एंड होता है। वाइकिंग्स वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ब्रीडा एक जंगल में है और वो काफ़ी पेन में है। एक्चुअली ब्रीडा प्रेग्नेंट थी और इस बात की जानकारी उसे खुद भी नहीं था, और उसने जो वो मशरूम का काढ़ा या जो कुछ भी पिया था उसका असर ये हुआ कि उसका मिसकैरेज हो गया है और वो काफ़ी पेन में है। और ये वाला सीन जो था ना वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। ऊथरेड भी ब्रीडा को ढूंढता हुआ वहाँ जंगल आ जाता है। उसे भी मिसकैरेज के बारे में पता चलता है। उसके लिए भी ये न्यूज़ काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। फिर दोनों मिलकर अपने बच्चे को वहीं जंगल में मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। और जैसा ऊथरेड ने आर्थर को प्रॉमिस किया था कि 1 साल तक वो उसके सोल्जर्स को वाइकिंग्स की तरह लड़ने की ट्रेनिंग देगा, तो वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाता है। वो उसके अटैकिंग और जो बचने के स्किल्स होते हैं वो सब कुछ उन्हें सिखाता है। इधर ब्रीडा अल रैग्नर के उस जले हुए घर पर पहुंचती है और वहां ज़मीन खोदकर अल रैग्नर का गड़ा हुआ खजाना निकालने लगती है ताकि उस खजाने को लेकर वो यंग रैग्नर के पास जा सके। लेकिन तभी घोड़े पर एक इंसान वहाँ पहुँचता है। उसे लगता है कि कोई दुश्मन है। वो उसे धमकाती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। ओडा की एक मुँह बोली बेटी है। आर्थर चाहता है कि उसकी शादी ऊथरेड के साथ में कर दिया जाए। एक्चुअली ओडा की उस बेटी के सर पर बहुत सारा कर्ज है चर्च का, तो आर्थर का ये प्लान है कि अगर ऊथरेड से उसकी शादी हो जाती है तो वो कर्ज ऊथरेड को चुकाना होगा और ऊथरेड इन सब चीज़ों में उलझा रहेगा और वो एल्डरमैन बनने का ख्याल फ़िलहाल अपने दिमाग से निकाल देगा। ब्रीडा अपने कमरे में है और काफ़ी खुश नज़र आ रही है। ऊथरेड भी वहीं है, थोड़े नशे में है, और ब्रीडा उससे बताती है कि आज वो यंग रैग्नर से मिली थी। एक्चुअली नकाबपोश घुड़सवार जो ब्रीडा के पास आया था वो यंग रैग्नर था। वो बताती है ऊथरेड को कि यंग रैग्नर मुझसे मिला और वो हम दोनों को यहाँ से ले जाना चाहता है। अगले दिन सुबह सुबह ऊथरेड और ब्रीडा दोनों यंग रैग्नर से मिलने के लिए पहुँचते हैं। यंग रैग्नर के चेहरे पे काफ़ी गुस्सा है। वो ऊथरेड से पूछता है कि क्या तुमने मेरे पूरे परिवार की हत्या की थी। एक्चुअली सबको ऐसा ही लगता है कि ऊथरेड ने पूरे घर में आग लगाकर सबको मारा था और वहाँ से भाग गया था, लेकिन असल सच्चाई कुछ और है जो हमें पता है। ऊथरेड कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये रही मेरी तलवार। वो अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम मेरा गला यहीं काट करके मुझे मार सकते हो। रैग्नर ऊथरेड के गले लग जाता है। रैग्नर जानता था कि ऊथरेड ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो उसे दिल से अपना भाई मानता था। वो बस उसके मुंह से एक बार ये बात सुनना चाहता था कि उसने ऐसा नहीं किया है। ऊथरेड रैग्नर को पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से क्यार्टन ने धोखा देकर उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। रैग्नर यहाँ ऊथरेड और ब्रीडा दोनों को साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि हम उस क्यार्टन से बदला लेंगे। लेकिन ऊथरेड फिर बताता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने यहाँ के किंग को एक वादा किया है कि मैं 1 साल तक उसे सर्व करूँगा। ब्रीडा उसकी बात कट करती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ रैग्नर ऊथरेड का सपोर्ट करता है। वो कहता है कि अगर तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। और फाइनली तीनों इस डिसीज़न पर आते हैं कि ब्रीडा यंग रैग्नर के साथ चली जाएगी और ऊथरेड यहीं पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रीडा का जो वो विज़न था वो यहाँ सच होता दिख रहा है, क्योंकि उस विज़न में ब्रीडा और रैग्नर तो थे साथ, लेकिन ऊथरेड नहीं था। अगली सुबह वो लोग अपनी जहाज़ में बैठते हैं और चले जाते हैं और ऊथरेड यहाँ अकेला रह जाता है। ऊथरेड किनारे पे खड़ा होकर ब्रीडा और ये रैग्नर को आखिरी विदाई देता है और उसके साथ में वो सोल्जर भी है जो कि अब ऊथरेड का एक अच्छा फ्रेंड बन चुका है। यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन ऊथरेड ने कहा कि मैंने एक सोल्जर की वर्दी के लिए खुद को बेच दिया, और फिर सोल्जर भी कुछ ऐसी लाइन कहता है कि हम सब ने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी। तो एनीवेज़ इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब 4th एपिसोड में देखते हैं कि आगे
ऊथरेड क्या करता है। एनीवेज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इस बार तो बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि 4th एपिसोड के लिए आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। मैं जल्दी से मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।